next Shri Abdul Khalik. सभापति महोदय, जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने जो बिल लेके आया, कंपल्सरी वोटिंग बिल, व्यक्तिगत स्तर पर मैं ये बिल को विरोध करता हूँ। सभापति महोदय, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है राइट टू चूज एंड नॉट टू चूज। हम चूज कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। अगर ये कंपल्सरी वोटिंग होगा, देन यू मस्ट हैव टू चूज। ये नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। हाँ, जैसे रमेश बिदुरी जी या नामग्याल साहब और कुछ वक्ता ने कहा, हाँ कुछ देशों में कंपल्सरी वोटिंग है, लेकिन जो चिली का उदाहरण दिया, चिली में कंपल्सरी वोटिंग था। जब कंपल्सरी वोटिंग था तब एवरेज वोटिंग परसेंटेज था 85, और 2012 में जब ये सिस्टम खत्म कर दिया, ये 2010 का जो चिली का राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, वहाँ पे दिखा गया था 86.94% लोगों ने वोट डाला था। जब ये सिस्टम एबॉलिश किया तब दिखा गया 2015 का जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, वहाँ पे ओनली मात्र 41.98% लोग वोट डाले हैं वहाँ पे। तो ये सिस्टम जब कंपल्सरी होते हैं तो फायदा नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का बात बोले है बिदुरी जी, ऑस्ट्रेलिया में जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पोलिंग बूथ में जाना कंपल्सरी है, वहाँ पे जाके नाम रजिस्टर करना कंपल्सरी है, लेकिन वोट कोई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हिंदुस्तान का बात, भारत का बात अलग है। ये जरूर मैं मानता हूँ कहीं कहीं पे वोटिंग परसेंटेज कम होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ के हालात के लिए कम होते हैं। जब वहाँ लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, सिस्टम का ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। बिदुरी जी और कुछ वक्ता ने वहाँ तीनों फैमिली के बारे में बोला, लेकिन वही फैमिली जैसे फारूक अब्दुल्ला जी के फैमिली के साथ, फारूक अब्दुल्ला जी की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पार्टी केंद्र में भी एनडीए सरकार में था। महबूबा मुफ्ती जी का जो पार्टी पीडीपी, उनका साथ वो लोग जम्मू कश्मीर में सरकार चलाया था। जब सरकार चलाते हैं तब अच्छा होते हैं, जब सरकार नहीं चलाते तब खराब हो जाते हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है सभापति महोदय। हाँ, मैं आसाम से आता हूँ। आसाम में एक चुनाव 1983 का चुनाव में एक विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर, मेरा ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां पे सिर्फ 267 ओनली 267 लोगों ने वोट डाला था, और जो वहां से जीता था ओनली 266 वोट मिला था, 267, और वही जीता था। ये बात सही है, लेकिन क्यों हुआ था? वो चुनाव के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, आस्था नहीं था, तो अब लोग वहां के लोग वोट नहीं चाहता, इसलिए हुआ था। लेकिन हमने 1983 में क्या देखा? 1983 में आसाम में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दो ग्रुप का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वोट डालने चाहता, और दूसरा ग्रुप था वोट डालना नहीं चाहता। दोनों ग्रुप का क्लेश हुआ, 85 में एकॉर्ड हुआ। जो लोग वोट डालने नहीं चाहता उन लोगों का डिमांड भी मान लिया, लेकिन जो लोग भारत के संविधान के रक्षा के लिए वोट डाला था या पोलिंग बूथ में जाना चाहता, वो लोग जो दिल्ली में कत्लेआम हुआ, जो चाउलखोआ चपुरी में जिसका कत्लेआम हुआ, गोपुर में जनजाति लोग ट्राइबल लोगों को जहां कत्ल किया था, वो लोग को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उस टाइम में एक तिवारी कमीशन बने था, वो तिवारी कमीशन का रिपोर्ट क्या हुआ किसी को नहीं पता। सभापति महोदय, मैं जरूर कांग्रेस से हूं, लेकिन जब सरकार के बात आते हैं, सिस्टम के बात आते हैं, लोगों का ट्रस्ट तभी रहेगा जब सिस्टम उनको इंसाफ दिला सकेगी। तो आसाम में और प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। यहां हम लोग डिस्कशन कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं कि कंपल्सरी वोटिंग होना चाहिए। वहां ऐसा एक सिस्टम है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक देश में होना चाहिए नागरिक और विदेशी, लेकिन आसाम में एक सिस्टम है डाउटफुल वोटर, डी वोटर। किसी का ऊपर अगर पुलिस का, बॉर्डर पुलिस का डाउट होगा, उसका नाम पर डी वोटर लगा जाएगा। ये क्या बात है सभापति महोदय? ये जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो लोग आसाम में है, हिंदुस्तान में है, किसी का डाउट होगा उसके नाम में डी आएगा, और वो डी आने के बाद वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जाना होगा, उसको प्रूव करना होगा वो देश का नागरिक है।
आसाम का डिटेंशन कैंप में अभी काफी लोग अभी भी है जिसको वहां के ट्रिब्यूनल विदेशी बोला है। अगर विदेशी होते हैं, विदेशी को विदेश भेजना चाहिए। बांग्लादेश से आते हैं तो बांग्लादेश भेजना चाहिए, म्यांमार से आते हैं तो म्यांमार भेजना चाहिए। लेकिन वो लोग का जब वही लोगों का जब मृत्यु होते हैं, डेथ होते हैं, किसी को बांग्लादेश या कोई विदेश में नहीं भेजता है। आसाम का मर, हिंदू हो या मुसलमान हो, आसाम में ही उनका दफना जाता है। उनको जो लास्ट फ्यूनरल आसाम में हो जाते हैं। इसीलिए वहां एक आसामीज कवि और पोएट एक कविता लिखा है, वो डिटेंशन कैंप के लेकर मैं जरा कोट करना चाहता हूं। उनका नाम है पारिजात नंद घोष। कविता का नाम है दुर्भाग्य राष्ट्र। हे नग्न राष्ट्र, तुम्हार धर्षणर সময়তো তুমি মৌন কিয়? মানৱতাৰ বদ্ধভূমি অসম দেশত দেখানে তুমি ধৰ্ষকবোৰক? জাতিবাদ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জীৰ্ণ মতবাদত নতশিৰ আজি জনগণ। ভণ্ড শাসকৰ দৌলতত মানুহ গৈছে ডিটেনশ্যন। গলিছে তোমাৰ সন্তানবোৰ হস্পিটালৰ মৰ্গত। ৰাষ্ট্ৰ তোমাৰ লাজ কৰেনে? উঠিব বিচাৰিছো স্বৰ্গত। অসভ্য ব্যৱস্থাত আজিও চলিছে হত্যাৰ নিকৃষ্ট যজ্ঞ। দুলাল পাল, ফালু, জুব্বাৰ সকলো মৃত্যুত তুমি অজ্ঞ। ৰাষ্ট্ৰ তোমাৰ ইখান কণত মানৱতা বিপন্ন। নাগৰিকত্ব, স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ প্ৰতিটোৰ অপমৃত্যুই কৰানে তুমি কাম্য। জীৰ্ণ মতবাদীসকল যেনে তেনে ভণ্ডজীৱী অসভ্যহঁতৰ ওচৰত ইহঁতে এইবোৰ গৌণ সভ্য সমাজ तुम्हार मुख बंध क्यों, तुमियों क्यों मौन। ऐसा भाव आया कवियों को। लेकिन वो सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और वो सिस्टम खत्म करने के लिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ देश के प्रधानमंत्री रहे, आसाम में तरुण गोगोई जी जब मुख्यमंत्री रहे, तब सरकार ने वहाँ के ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियंस के साथ बात करके सरकार ने वहाँ एनआरसी अपडेट का प्रोसेस शुरू किया था। बाद में जो एनआरसी अपडेट सुप्रीम कोर्ट का पर्यवेक्षण में हुआ और जब एनआरसी का जो ड्राफ्ट निकले, जो ड्राफ्ट से 40 लाख लोगों का नाम ड्रॉप हुआ था, तब अमित शाह जी ने ये इसको हिस्टोरिक कदम बोला था। और ड्राफ्ट के निकलने के बाद जब दोबारा हियरिंग शुरू हुआ और फाइनल एनआरसी 2019 के 31 अगस्त को जो फाइनल एनआरसी निकला, वहां से 19 लाख लोगों का वहां में नाम नहीं आया। नियम माफिक को एनआरसी गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए था। और 19 लाख लोगों में ऐसा काफी लोग हैं जिन लोग का किसी का बाप का नाम आया, बेटा का नाम नहीं आया, किसी का भाई का नाम आया, बहन का नाम नहीं आया, बहन का नाम आया तो भाई का नाम नहीं आया। ये व्यवस्था भी सुधारना चाहिए। उसको अपील का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सब कुछ नहीं हुआ। अभी आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इसका हम लोग टोटल रिव्यू करेंगे। कहीं बोल रहा है 20% रिव्यू, कहीं बोल रहा है 30% रिव्यू। क्या होगा किसी को नहीं पता। वो जो एनआरसी शुरू हुआ था वो जल्द ही जल्द खत्म होना चाहिए। उसका जो गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए और जो गलतियां रह गया उसको सुधारना चाहिए। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं आया। आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप हुआ था। आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप हुआ था इसलिए क्योंकि वो सिर्फ आसाम में था, हिंदुस्तान का दूसरे जगह नहीं है। ये डी वोटर सिर्फ आसाम में है, हिंदुस्तान का दूसरे जगह नहीं है। ये सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। सभापति महोदय, लोग वहां वोट डालने चाहते हैं लेकिन नागरिक को डी वोटर बना जाते हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करता हूं, जल्द ही जल्द ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक कविता कोट करना चाहता हूं। हक से अगर दो तो नफरत भी कबूल हमें, खैरात में तो हम तुम्हारी मोहब्बत भी ना ले। सभापति महोदय, ये जो कंपल्सरी वोटिंग का ये सरकारी पक्ष के, मैं मेरा इंडिविजुअल मत बोल रहा हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है हाँ कुछ इलाका में गुंडागिरी होते हैं। अगर हम लोग कंपल्सरी वोटिंग करेंगे, कंपल्सरी वोटिंग करने के बाद कौन बोल सकेगा कोई गुंडागिरी नहीं रहेगा? क्योंकि मैं आसाम में देखा है कुछ इलाका में लोग वोट डालने के जाते हैं लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं। वहां कोई इंसर्जेंट ग्रुप रहते हैं जिसका साथ दूसरे शक्तियों का मदद रहता है। लोग वोट डालने जाते हैं लेकिन वोट डाल नहीं सकते हैं। बिहार में तो होते हैं, असम में भी ऐसा है एक इलाका में। तो अगर कंपल्सरी वोट नाम में होगा
जब लोग वोट नहीं डाल सका, इसलिए ये सारे व्यवस्था एनकरेजिटिव होना चाहिए, उत्साहमूलक होना चाहिए, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हमारे लोकतंत्र में लोगों का योगदान ज्यादा बढ़े। बिदुरी साहब भी बोला, रामग्याल जी बोला और वक्ता ने बोला, वन नेशन वन पोल के बाद आइडिया तो अच्छा है, वन नेशन वन पोल, लेकिन जब एक साल में आप 4-5 बार चुनाव कराते हैं, 2 स्टेट का विधानसभा का टर्म खत्म होता है, एक का चुनाव कराते हैं, एक का चुनाव नहीं कराते हैं, ऐसा क्यों सिस्टम नहीं करते हैं? जे एटलीस्ट एक साल में हम लोग सारे राज्य का, संविधान में भी व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन 6 महीना जो टर्म रहता है आगे पीछे कर सकता है, एक साल में एक बार ही चुनाव होगा विधानसभा का, ऐसा सरकार, यह मेरा पार्टी का व्यू नहीं है सभापति महोदय, मेरा अपना व्यू, निजी व्यू है, यह क्यों नहीं कर सकता है सभापति महोदय? जब वन नेशन वन पोल एक दिन में तो नहीं होगा, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए। आप मुंह में बोलेगा जो वन नेशन वन पोल, सारे चुनाव एक साथ करेंगे, और आप काम में क्या करेगा? जनवरी में एक बार पोल कराएगा, मार्च में एक बार पोल कराएगा, सितंबर में एक बार पोल कराएगा, दूसरी पोल अब नवंबर में कराएगा। इससे आप जो वन नेशन वन पोल का बात बोलते हैं, ये नहीं होगा सभापति महोदय। सत्ता पक्ष को मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है, आप जो मेजोरिटी, इसका अहंकार मत करो, इसका अहंकार मत करो। कांग्रेस भी, मेरा पार्टी भी 1984 में हमको भारी बहुमत मिला था, लेकिन 1989 का चुनाव हम लोग जीत नहीं सके। इंदिरा जी जब 70s में आया था, भारी बहुमत के साथ आया था, लेकिन 77 में लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अहंकार मत करो, आपका भारी बहुमत जरूर है, लेकिन आप अगर अच्छा काम नहीं करोगे और आप ध्रुवीकरण का राजनीति जिस दिन छोड़ दोगे, उसी दिन आप लोग आज हो, इसीलिए क्योंकि आप लोग हमेशा विकास का बात तो मुंह में बोलते हो जरूर, लेकिन आप लोग हमेशा ध्रुवीकरण का राजनीति करते हो। जिस दिन आप लोग ध्रुवीकरण का राजनीति छोड़ देगा, जिस दिन विकास पर सच्ची चुनाव होगा, उस दिन आप लोग हारेगा, क्योंकि लोगों के अंदर में गुस्सा है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मैं इस बिल को विरोध करने और एक कविता कोट करना चाहता हूं। हक उतना ही जताए, हक उतना ही जताए जितना जायज लगे, जितना जायज लगे। रिश्ता फिरो का हो, रिश्ता फिरो का हो, मोहब्बत का घुटन ना लगे, मोहब्बत का घुटन ना लगे। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद।